हमने कल जब देखा था मोटिवेशन क्या होता है वो देख लिया था। हायरार्की जो मैस्लो ने बनाई थी, मैस्लोस नीड हायरार्की, वो हमने देख ली थी। आज हमें देखना है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और उसे बोला जाता है पावरफुल फॉर द लोअर लेवल एम्प्लॉइज। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, अगर उसे हमें कन्विंस करना है या फिर उससे अच्छी तरीके से अगर हमें काम करवाना है, तो अगर हम उसे इंसेंटिव देते हैं तो सीधी बात है उसे मोटिवेशन मिलेगा। अगर उसे मोटिवेशन मिलता है तो आप सबको पता है वो पूरी अपनी एनर्जी लगा देंगे उस काम के पीछे, और शायद वो लोग 100% एफर्ट लगाकर अपना काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव देते हैं तो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, और वो अपनी 100% एफर्ट लगाकर काम करेगा। ठीक है, ऐसे 2 टाइप्स के इंसेंटिव है जो देकर हम एम्प्लॉयज को खुश कर सकते हैं। एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। यहाँ पर एम्प्लॉइज को पैसे देकर रिवॉर्ड दिया जाता है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पे एंड अलाउंसेस। अब इसमें क्या किया जाता है कि रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट एज द गुड मोटिवेटर्स। अब मान लो कि आप एम्प्लॉइज की हर साल सैलरी बढ़ाते हैं, एम्प्लॉय की आप हर साल सैलरी बढ़ाते हैं, हाँ ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 5%, 4%, 10% भी बढ़ाते हो ना तो भी एम्प्लॉय खुश रहेगा। ठीक है, इन सम ऑर्गेनाइजेशंस पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, और कई बार परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर भी एम्प्लॉइज को पैसा दिया जाता है। मान लो किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंसेस एम्प्लॉइज परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट पाने के लिए वो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा देगा, क्योंकि उसे पता है अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर अलाउंसेस मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप एम्प्लॉयज को अलाउंसेस देते या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसकी सैलरी इंक्रीज करते हो तो उसे मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। और हमें यहाँ पर यही डिस्कस करना है कि एम्प्लॉय को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर उसे मोटिवेट कर सकते हैं, और वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देने के बहुत सारे रास्ते हैं, और उसमें से हमने फर्स्ट जो वे देखा वो था पे एंड अलाउंसेस। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। अब बोलोगे सर ये प्रॉफिट तो सिंपल है, जो कंपनी के ओनर होते हैं उसके बीच में शेयर होता है, तो फिर एम्प्लॉइज के बीच में कैसे शेयर होगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट मिला उसमें से सारा प्रॉफिट नहीं दे देना है एम्प्लॉय को, उस सारे प्रॉफिट में से शेयर नहीं करना है एम्प्लॉइज को। मान लो कि आपकी कंपनी ने इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो आप डिसाइड कर लोगे कि चलो भाई 100 करोड़ में से 1 करोड़ मैं एम्प्लॉइज के बीच में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग। अब अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द स्किल, आप क्या करोगे, सभी एम्प्लॉइज के बीच में थोड़ा थोड़ा पैसे शेयर कर दोगे आपकी जो प्रॉफिट मिला है उसमें से। उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग। So the organizations offer share in the profit to the employees as a common incentive for the encouraging the employees for the working efficiency. Under the profit sharing scheme, generally the companies fix a percentage of profit, and if the profit exceeds that percentage, then the surplus profit is distributed among the employees. चलो मान लो कोई भी कंपनी टारगेट बनाती है कि मान लो इस साल हमारी कंपनी ने अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट किया तो हम एम्प्लॉइज को कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। अगर 100 करोड़ से ज्यादा जितने भी पैसे हमने कमाया उसमें से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉइज के बीच में वो शेयरिंग करेंगे। तो मान लो इस साल आपकी कंपनी ने 105 करोड़ पैसे अर्न किए, प्रॉफिट अर्न किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशनल 5 करोड़ रुपीज कंपनी ने क्या किए है, प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में से वो कंपनी के एम्प्लॉइज के बीच में क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, it encourages the employees to work efficiently to increase the profit of the company so that they can get share in the profit। तो अब एम्प्लॉइज को भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि चलो हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाई तो हमारी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारी कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया तो हमें शेयर मिलेगा।
तो ऐसा करने के लिए सारे एम्प्लॉइज अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा देंगे ताकि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे, और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो एम्प्लॉइज को भी उसमें से शेयरिंग मिलेगा. So this is the second motivational financial incentive for the employees. Third, जो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो क्या है? को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. अब कई बार ऐसा भी कंपनी करती है कि अपने जो शेयर होते हैं, कंपनी के जो शेयर होते हैं, वो कंपनी अपने शेयर कि अपने एम्प्लॉइज को एज अ बोनस के तौर पे वो शेयर देती है कंपनी को. फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, तो उसके लैक्स ऑफ शेयर मार्केट में अवेलेबल है. मान लो कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, या फिर वो अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद अपनी कंपनी के शेयर एम्प्लॉइज के बीच में थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 2 शेयर, 5 शेयर या 10 शेयर, वो कंपनी को डिसाइड करना होता है, उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, उसमें कुछ फिक्स होता नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड होता है. ठीक है. So sharing the profit does not give ownership right to the employees. Many companies offer share in the management or the participation in the management along with the share in the profit to its employees as an incentive to get the efficient working from the employees. तो अगर एम्प्लॉय को तो ऐसा लगेगा चलो हम भी कंपनी के ओनर बन चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कंपनी के शेयर जिसके पास भी है वो सारे कंपनी के ओनर कहलाते हैं. ठीक है. सो अगर एम्प्लॉइज को शेयर दे दिया तो कंपनी के ओनर कौन बन जाएंगे? एम्प्लॉइज भी बन जाएंगे, वो भी पार्टनरशिप कर पाएंगे, पार्टिसिपेशन कर पाएंगे. सो उसे भी ऐसा महसूस होगा कि चलो हम भी बॉस है, हम भी कंपनी के ओनर हैं, तो हमारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसे हम ट्राई करते ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिले. ओके. तो ये भी एक मॉनिटरी क्या है आपका इंसेंटिव है, या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव बोल सकते हैं. एंड द लास्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज अ बोनस. अब बोनस के बारे में तो सबने सुना होगा. ठीक है. मान लो कि 12 मंथ की सैलरी आती है, तो कंपनी क्या कर सकती है, हो सकता है कि 1 मंथ की सैलरी ज्यादा दे दे एज अ बोनस, या फिर मान लो कि एज अ बोनस वो 20,000 50,000 ऐसे ही वो लमसम अमाउंट एम्प्लॉइज को दे दे. लेकिन बोनस में सिंपल होना क्या चाहिए, पैसा होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम किस कैटेगरी देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव की कैटेगरी देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर पैसों की बात ही होनी चाहिए. सो फर्स्ट हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया पे अलाउंसेस, सेकंड दिया प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड दिया को पार्टनरशिप, एंड फोर्थ बोनस. अब बोनस सबको पता है शायद कि बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज फॉर शेयरिंग द हाई परफॉर्मेंस. अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ये बोनस जो एक टाइम ही दिया जाता है, हर साल या फिर हर मंथ नहीं दिया जाता. हो सकता है कि एवरी ईयर दिया जाता है, लेकिन एवरी मंथ एवरी वीक नहीं दिया जाता. पूरे साल अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसे क्या दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर दिवाली, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर जैसे ओकेशन पे उसे क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है. जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड द बोनस. अब सबको बोनस नहीं मिलता. बोनस किसको मिलेगा, जिस एम्प्लॉय को हमने टारगेट दिया है और वो टारगेट से भी ज्यादा काम कर दिया जिस एम्प्लॉय ने, तो उसे हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड के तौर पे बोनस देते हैं. बोनस इज आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू द फॉरेन कंट्रीज, पेड वैकेशन और द गोल्ड. अब आप कोई भी तरीके से रिवॉर्ड दे सकते हैं, या फिर आप फॉरेन में घूमने की वाउचर दे दो, टिकट्स ले दो, या फिर आप उसे कार दे दो, 2 व्हीलर दे दो, गोल्ड दे दो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. या फिर पेड वैकेशन, यानी कि वैकेशन दो लेकिन उसकी सैलरी आप उसे पे करो. तो ऐसा कोई भी रिवॉर्ड आप दे उसे बोलते हैं बोनस. Some companies have the scheme offering bonus during the festival time, और स्पेशली हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, जैसे फेस्टिवल टाइम आते हैं, ओकेशन ऐसे होते हैं, तब एम्प्लॉइज को क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, ताकि उसका वैकेशन भी अच्छा जाए, उसका फेस्टिवल भी और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाए, और वापस आते ही वो एनर्जी के साथ काम कर पाए. ये हमारी मेंटालिटी है और वो सही भी है. ठीक है. और लास्ट जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है कमीशन. नहीं, लास्ट नहीं, बहुत ज्यादा है, सॉरी. अब कमीशन तो आपको पता ही होगा. मान लो कि कोई सेल्समैन है, आप उसे क्या करते हो, ऑफर करते हो. अगर तू 10 यूनिट्स सेल करेगा तो तुझे 10% कमीशन दिया जाएगा. अगर तू 20 यूनिट सेल करता है तो तुझे 15% कमीशन दिया जाएगा. तो मान लो जो जितना ज्यादा सेलिंग करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, उतना अच्छा आप क्या दोगे, उसे कमीशन दोगे. तो वो भी एक टाइप का क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो अगर आप ऐसे कमीशन देते हैं ना, तो एम्प्लॉइज को एनकरेजमेंट मिलेगा कि चलो मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं, ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, कमीशन मिले. अब वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा तो कंपनी को तो बेनिफिट होने ही वाला है. ठीक है. तो वो भी एक
फाइनेंशियल कमीशन का एक पार्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव का। अब उसमें तो एक्सप्लेन करने की शायद कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद 6 जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद द वेज इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव, जिसे बोला जाता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद द वेज इंसेंटिव। There are certain wages rates plan which offer the higher wages for the more productivity. जैसे मैंने आपको बताया, higher the productivity, higher the wages, lower the productivity, lower the wages। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने वाले एम्प्लॉइज है उससे तो मोटिवेशन मिले कि वो और ज्यादा वो यूनिट प्रोड्यूस करें, साथ में जो कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसे भी एक एनकरेजमेंट मिले कि चलो भाई हम भी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें ताकि हमें भी ज्यादा क्या मिले, वेजेस मिले। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को क्या दिए जाते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद द वेज इंसेंटिव। यानी कि क्या ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा वेजेस, कम काम करेगा उससे कम वेजेस। ठीक है, और इसमें एग्जांपल भी लिखा है अंडर द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा वेजेस। ठीक है, वो सिस्टम है वो एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस एज कंपेयर टू द इनएफिशिएंट वर्कर्स। जो हमें पता ही है कि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम इंसेंटिव। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब मान लो कि आपका एम्प्लॉय कोई रिटायर्ड हो रहा है तो आप उसे क्या देते हैं, पेंशन देते हो, पीएफ देते हो, ग्रेजुएट देते हो। ठीक है, जैसे वो रिटायर होगा आप उसे पेंशन की फैसिलिटीज देते हो। हर साल आपकी उसकी सैलरी में से पीएफ काटते थे। ठीक है, हर साल उसकी सैलरी में से 200 300 500 रुपए काटते थे, और जब लास्ट में वो रिटायर्ड होगा तो वही पीएफ जो इकट्ठा हुआ होगा वो एक साथ आप उसे दोगे, तो शायद वो लैक्स में अमाउंट मिलेगा उसे, और वो उसके ओल्ड एज में बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो, वो भी एक पैसों वाली बात ही हो गई। और लास्ट थिंग पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स और प्रिक्विजिट्स। अब बोलोगे सर इसमें से हमने एक भी वर्ड नहीं सुना है, तो सब हमारे लिए नहीं है, तो देख लेते क्या है। इट रिफर्स टू स्पेशल बेनिफिट। इन सबको क्या बोला जाता है, स्पेशल बेनिफिट बोला जाता है। और वो स्पेशल बेनिफिट लाइक मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी। अब देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारी कंपनीज आजकल के टाइम में ऐसे सारे बेनिफिट्स देती है। फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को मेडिकल की फैसिलिटी फ्री में देती है, उसके बच्चे जो होते हैं उसके लिए स्कूल्स बनवाते हैं और वहां पर वो मुफ्त में पढ़ेंगे, या फिर रहने के लिए घर देती है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे जो बेनिफिट देती है ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। अब देखो मेडिकल फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉय को ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं देते, वो किसी हॉस्पिटल में जाते तो हो सकते थाउजेंड से लैक्स ऑफ के खर्चे होते हैं, कंपनी वाले उसे फ्री में देते हैं। बच्चे को पढ़ाना आपको पता ही है, अगर वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल या स्कूल में जाते हैं तो शायद उसकी 11-12 की 40,000 50,000 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फ्री में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली पैसा नहीं दिए जाते लेकिन इनडायरेक्टली उसे पैसों के बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे बेनिफिट्स को बोले जाते हैं पर्क्स या फिर फ्रिंज या फिर परक्विजिट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो ये सारे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, आपको एटलीस्ट 6 या 7 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, आपको इसमें से मिनिमम 6 या 7 याद होने ही चाहिए। और जो अब देखना है नेक्स्ट हमें, वो हमारे लिए है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव तो देख लिया, अब देखने हैं हमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इसमें पैसा नहीं दिया जाता है लेकिन एम्प्लॉइज की प्रेस्टीज बढ़े, उसकी अथॉरिटी बढ़ाओ, सबके सामने उसकी वैल्यू बढ़े, ऐसा काम किया जाता है ताकि उसे मोटिवेशन मिले। देखो अब एग्जांपल एक सिंपल सा दूं, मैं आपको पैसा नहीं देता हूँ लेकिन आपकी पूरी क्लास पे है, मान लो कि आपकी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और आप में से किसी एक को बुलाकर मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, आप सबके बीच में उसके क्या करता हूँ, प्रेज करता हूँ, उसने जो काम अच्छा किया है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके आप सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आप सब उसके लिए क्लैपिंग करते हो, आप सब उसे थैंक यू बोलते हैं आपके लिए अगर कुछ अच्छा काम किया है, तो सोचो कि उससे कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। शायद वो काम पैसा भी नहीं कर पाएगा, आपने स्टेज पर बुलाकर सबके सामने सबने क्लैपिंग की, थैंक यू बोला, शायद वो मेंटली इतना ज्यादा अफेक्ट करेगा कि वो पैसा भी शायद वो नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा मोटिवेशन शायद पैसा भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर भी एम्प्लॉइज को एनकरेज किया जा सकता है।
अब वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने हैं और वो कैसे है देखते हैं, चलो वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा स्टेटस। स्टेटस यानी क्या, मान लो कि उसकी अथॉरिटी बढ़ा दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो, लोग उसे पहचाने, उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी जो जॉब है उसकी प्रेस्टीज बढ़ा दो, ठीक है, सिंपल उसे हाई स्टेटस दे दो। अब हाई स्टेटस देते हो तो सीधी बात है उसको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मुझे मेरा काम देखकर एक स्टेटस मेरा चेंज किया गया है, मुझे हायर पोजीशन पर रखा गया है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरीके से वो काम करने की ट्राई करेगा, ठीक है। सो ये होता है स्टेटस, जो आप स्टेटस बढ़ाकर भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हो और वो अच्छी तरीके से काम करेगा आपके लिए। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी क्या, सिंपल कि जो सुपीरियर एंड जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसके बीच में आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखते हो, आप फ्रेंडली बिहेव करते हो अपने सबऑर्डिनेट के साथ। मान लो कि आप सुपरवाइजर हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व करने की ट्राई करते हो, उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसे टॉप लेवल तक ले जाने का काम करते हो, ठीक है। आप उसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो पॉजिटिव आंसर देते हैं, आप पॉजिटिव बिहेव करते हो उसके ऊपर। तो एम्प्लॉइज को यानी कि सामने वाला जो सबऑर्डिनेट होगा उसे भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरा जो सुपीरियर है वो मेरे साथ बहुत ही पॉजिटिव बिहेव करता है, मेरे साथ वो पॉजिटिव अप्रोच रखता है, मेरी जो भी क्वेरी है, मेरे जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करता है, मुझे भी उसके लिए अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसा एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा रखो यानी कि पॉजिटिव अप्रोच रखो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है एज अ बिजनेसमैन। याद रखना है सारी चीज सीखने की है, फ्यूचर में आप में से कोई भी बिजनेसमैन बन सकता है, तो आपको भी ये चीज याद रखनी होगी, आपको भी अप्लाई करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो एम्प्लॉइज हो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन योर बिजनेस। इफ यू हैव नॉट अ प्रॉपर एम्प्लॉइज देन योर मशीनरी, योर बिल्डिंग और योर मनी कुछ भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, करियर एडवांसमेंट। अब करियर एडवांसमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसे प्रमोशन देते हैं, उसकी स्किल इम्प्रूव करने के लिए उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट करते हैं हाई लेवल पे। अब आपने उसे हाई लेवल पे प्रमोट किया तो उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो मान लो मैं एक 8 या 9th स्टैंडर्ड में मैं एसएस पढ़ा रहा था, या फिर मान लो हाँ एसएस ही पढ़ा रहा था, और मान लो मुझे 11th 12th में बीएसटी पढ़ाने के लिए दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सेकेंडरी में से हायर सेकेंडरी में चांस दिया गया। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी ट्राई करूंगा बेस्ट एफर्ट लगाने की कि चलो कुछ भी हो जाए मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाना है और सामने वाले स्टूडेंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे भी हम इसको मोटिवेशन मिल सकता है। एक तो आप उसका स्टेटस बढ़ाओ, सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा रखो, थर्ड करियर एडवांसमेंट दो, फोर जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। ओके, ये भी एक देखो बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। आप एम्प्लॉय को बुलाकर केबिन में स्पेशली बुलाते हो और बोलते हो कि मैं तुम्हें स्पेशल काम दे रहा हूँ और देखना है बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे लगता है कि आपके अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता, थोड़ा डिफिकल्ट काम है लेकिन आप उसके लिए कैपेबल हो, ठीक है। अब ऐसे वर्ड सुनकर ही वो मोटिवेट हो जाएगा कि चलो मुझे ही सिलेक्ट किया गया, मुझे ही चैलेंजिंग जॉब दिया गया, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं चैलेंज फुलफिल करके ही रहूंगा, ठीक है। ऐसे एक एम्प्लॉयज के बीच में क्या हो जाती है, माइंड में एक थिंकिंग आ जाने लगती है, वो सोचने लगता है कि मैं काम करके ही रहूंगा, और वो काम करने के लिए उसे क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप चैलेंजिंग जॉब एम्प्लॉयज को असाइन करो, उसे कॉन्फिडेंस दो ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए। उसके बाद है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन यानी सिंपल क्या कि आप उसे रिस्पेक्ट दो, भले ना ही उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हाई लेवल का स्टेटस नहीं है, लेकिन किसी भी एम्प्लॉयज को आप एक रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हर एक पर्सन की, इस दुनिया में जितने भी पर्सन है उन सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो एटलीस्ट आप उसे प्रमोशन नहीं देते तो कोई बात नहीं,
लेकिन जब भी आप उसे मिलो आप रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ, आप कह के बुलाओ। कई बार होता है, देखो मैनेजर्स होते हैं वो ईगो अपना दिखाने के लिए एम्प्लॉइज को कैसे भी करके बुलाते हैं, ये इधर आओ, वैसे जो इशारे बहुत सारे होते हैं वैसे बुलाते हैं। तो सीधी बात है एम्प्लॉइज को लगेगा कि चलो मैं एक सर्वेंट हूँ, ऐसा फील होगा कि मैं एक सर्वेंट हूँ। लेकिन आपको उसको सर्वेंट फील नहीं करवाना है, आपको फील करवाना है कि वो भी एक पर्सन है जिसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो उसका ईगो हर्ट नहीं होगा और उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा। अगर किसी भी एम्प्लॉइज का ईगो सेटिस्फाइड होता है तो आपके लिए वो कुछ भी काम करके ही रहेगा। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो तो सीधी बात है एम्प्लॉइज भी आपके लिए नेगेटिव एटीट्यूड ही रहेगा और आपके लिए वो भी अच्छा काम नहीं करेगा, उसे डीमोटिवेशन मिलेगा। आपको उसे मोटिवेशन देना है और मोटिवेशन देने के लिए एम्प्लॉइज को आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाना होगा, क्योंकि उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसका ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, याद रखना फ्यूचर बिजनेसमैन, ये आपकी काम की चीज है। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी। चलो आप एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज भी, सॉरी आप एम्प्लॉइज को प्रमोशन भी नहीं देते, आप उसको सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप उसको एक श्योरिटी दे दो कि आपको इस कंपनी में से निकाला नहीं जाएगा, आपकी जॉब सेफ है, आप सिक्योर है। सॉरी, अब देखो बहुत सारे एम्प्लॉइज मेंटली प्रेशर लेकर घूमते हैं कि मान लो मुझे इस कंपनी में अभी तो जॉब मिल गई है, लेकिन ये कंपनी वाले मुझे कब निकाल देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है, फिर से मुझे नई कंपनी ढूंढनी होगी, फिर से मुझे सेट होना पड़ेगा। यही थिंकिंग में, यही सोच में वो घुमा रहता है, वो अपने जॉब पे फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसके माइंड में यही जो थिंकिंग है वो चलती रहती है। तो अगर इस जॉब में से मुझे निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगा, अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करूंगा, फिर से नई जॉब कहाँ ढूंढूंगा। तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात मन में चलते रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना स्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और वो वही ख्यालों में अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। तो आप क्या करो, एम्प्लॉय को मोटिवेशन दो। कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं कि आप उसे श्योरिटी दे दो कि आप इस कंपनी में से अगर वो कोई सीरियस मिस्टेक नहीं करता है तब तक उसे आप नहीं निकालोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसकी कंपनी में से उसे नहीं निकालने वाले। तब वो बेफिक्र हो जाएगा कि चलो अब मुझे वो टेंशन नहीं है, फ्यूचर की, जॉब की, फैमिली की, मेरी रेगुलर इनकम आती ही रहेगी और मेरा घर और मेरे काम दोनों चलता रहेगा। ठीक है, अब ऐसी जॉब सिक्योरिटी मिल गई, यानी कि उसके माइंड में कोई बर्डन नहीं रहा, और बर्डन नहीं रहा तो अपने काम पे वो 100% फोकस करके काम कर पाएगा और कंपनी के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। ओके, जो 7th हमारा टॉपिक है, 7th जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। अब कई बार कंपनी के ओनर क्या करते हैं, उससे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाते हैं कि चलो आप भी सजेशन दो कि हमें कुछ करना है, मान लो कि हमें सेलिंग बढ़ाना है, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं। एम्प्लॉइज को बोला गया कि आप सभी को सजेशन देना है कि सेल्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो एम्प्लॉइज को मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेंटली मोटिवेशन मिलेगा कि चलो कंपनी के बॉस हमसे पूछकर काम करते हैं। हाँ, वो सजेशन वो फिर बॉस ध्यान में लेता है या नहीं लेता है वो 2 नंबर की बात है, लेकिन जब सजेशन मंगवाएगा एम्प्लॉइज के पास से तभी सभी एम्प्लॉय को लगेगा कि चलो हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पूछते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे फील होगा, फैमिली वाली फीलिंग होगी कि चलो भैया कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो कि वर्किंग आवर बढ़ाने की सोच रहा है अब बिजनेस का ओनर, तो सबसे पहले सभी एम्प्लॉयज को पूछेगा कि हम वर्किंग जो आवर है वो बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप सबको लगता है कि वर्किंग आवर बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। सभी एम्प्लॉय अपने ओपिनियंस देंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बिना पूछे डिसीजन ले लिया, एम्प्लॉय को लगेगा कि अगर हमने परमिशन दी तो हमारे कंपनी के ओनर ने क्या किया, डिसीजन लिया। ठीक है, तो उसे ऐसे मेंटली मोटिवेशन मिल सकता है। और जो लास्ट आपका नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो है ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब इसमें क्या दिया जाता है, सिंपल एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी जाती है, फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। अब कैसी फ्रीडम, so this empowerment develops confidence in employees. They use the positive skill to prove that they are performing to the best when the freedom is given to them.
उसे बोला जाएगा कि सिर्फ आपको इतना काम करना है, आप कैसे करते हो आपको देखना, कब करते हो वो आपको देखना, लेकिन आपको एक काम अच्छी तरीके से करना है। यानी कि आपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि आप फ्री हो, आपको जो भी मेथड अच्छी लगे आप कर सकते हैं, आपको जो भी टाइम अच्छा लगे उस टाइम पे आप काम कर सकते हो। अब एम्प्लॉय को फ्रीडम मिल गई, यानी कि उसके पास जो भी इनोवेटिव स्किल होगी या फिर उसके पास जो क्रिएटिविटी होगी, वो क्रिएटिविटी यूज करके वो काम कर पाएगा। और हो सकता है शायद हमारी कंपनी जो काम करती होगी वो उससे भी अच्छी तरीके से काम उसमें वो कर पाए। ठीक है, सो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको क्या करना है, एक ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिले तो सिर्फ आपको इतना क्लियर करके आना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पज से। सो दोनों में से, दोनों इंसेंटिव में से आपको मिनिमम 6-7 पॉइंट्स याद होने ही चाहिए, और इतने डिफिकल्ट नहीं याद रखने के लिए। अगर आप हाफ एन आवर भी बैठते हैं तो अभी इनफ है, आप आराम से कर पाओगे, मुझे पता है। ठीक है,